बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर चल रहा था। लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 4 का। इसमें लास्ट टाइम हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स इस चैप्टर में पढ़ लिया था। अब जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको हमने पढ़ना है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही बात है। पहले हम इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के इर्द गिर्द ऐसा स्पेस जिसमें ग्रेविटी का इफ़ेक्ट फील होता है, उस फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। मसलन मैं यहाँ पर अर्थ ड्रा करता हूँ, ये अर्थ है और इसके गिर्द ये वो जगह है जहाँ पर कोई चीज़ हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ पर कोई चीज़ रखें उसको भी खींच लेती है, यहाँ पर रखें तो नहीं खींच सकती। इसका मतलब ये बीच में वो बाउंड्री है कि इससे दूर हो जाएं तो अर्थ का कोई असर नहीं होगा, इसके अंदर रहें यहाँ पर तो अर्थ का असर होगा। इसी तरह ये बाउंड्री अगर चारों तरफ ड्रा कर ली जाए अर्थ के गिर्द तो वो एक स्फेरिकल शेप बनेगी। इस बाउंड्री के अंदर अंदर अर्थ का एहसास होगा ग्रेविटी का, बाहर बाहर नहीं होगा, तो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस पर ग्रेविटी भी वर्क करती है। एक तो हम वर्क करते हैं, एक ग्रेविटी वर्क करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी स्पेस अराउंड अर्थ विद इन विच फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ये मैंने लिख दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एफ जी का मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अच्छा, अब इसमें ये है ग्रेविटेशनल फील्ड का मैंने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करते हैं, मसलन ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से ऊपर फोर्स लगाता हूँ F, तो मेरी फोर्स की वजह से भी वर्क होगा। ये अप्लाइड फोर्स है। जो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क होगा वो वर्क होगा पॉजिटिव। उसकी वजह ये कि मैं इसको फोर्स भी ऊपर लगाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मूव भी ऊपर करता है, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर ही है, फोर्स भी ऊपर है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको ग्रेविटी भी तो फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी की जो फोर्स होती है उसका नाम होता है mg, वेट जिसको कहते हैं। वेट इज़ द नेम ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी की फोर्स के बावजूद ये जाता तो ऊपर ही है, तो फिर हम कहेंगे कि जो ग्रेविटी का वर्क है वो नेगेटिव होगा। डब्ल्यू के साथ जी लिख देता हूँ, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी। तो याद रखना है ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा और हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। जो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं वो वाला वर्क पॉजिटिव होता है और ग्रेविटी उसी वक्त वर्क कर रही होती है वो नेगेटिव होगा। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे आए तो फिर दोनों ही पॉजिटिव होंगे। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आते हैं ना तो फिर ग्रेविटी का वर्क भी पॉजिटिव होगा, हमारा तो वैसे ही पॉजिटिव हो रहा है। हमने वैसे इस वर्क को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। ये जो अप्लाइड फोर्स का वर्क है ना उसको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ ये ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होता है जब ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना है और पॉजिटिव होता है जब ऑब्जेक्ट ने नीचे आना है। तो ये बात मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, वर्क बाय ग्रेविटी नेगेटिव जब ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना है, वर्क बाय ग्रेविटी पॉजिटिव जब ऑब्जेक्ट ने नीचे आना है। ये दो बातें याद रखनी है। तो फिर हम वर्क बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन में एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे, वो मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है और इसने इस पोजीशन पर जाना है। ये एक कुछ हाइट पर
पोजीशन मौजूद है। तो इसको लेकर जाने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप इस पोजीशन को ए कह दें, फाइनल पोजीशन को बी कह दें। ए से पहले इधर लेकर आएँ पोजीशन सी पर, और फिर सी से ऊपर ले जाएं पोजीशन बी पर। दूसरा, इसको पाथ 1 कह देते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि पहले आप ए से पोजीशन डी पर जाएं और फिर डी से पोजीशन बी, इसको पाथ 2 कह देते हैं। तीसरा बात ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ इस टेढ़े पाथ पर चले जाओ, ये पाथ 3 है। तो हम इन तीनों पाथ पर जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं बारी बारी, तो उस वक्त ग्रेविटी ने जो वर्क किया होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले फर्स्ट पाथ का वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क अलोंग ए सी बी। ये जो पाथ 1 था, इसके 2 पहले स्टेप बनाने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, और वो 2 स्टेप्स ये हैं। पहला वर्क फ्रॉम ए टू सी एंड वर्क फ्रॉम सी टू बी, यानी पहले यहाँ से यहाँ तक का वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर सी से बी तक का वर्क कैलकुलेट करेंगे। ये जो हाइट है पॉइंट बी की, ये एच है। अच्छा, तो पहले हम वर्क फ्रॉम ए टू सी कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम 0 लिख देंगे। 0 इसलिए लिखेंगे कि इस केस में ऑब्जेक्ट मूव इधर करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, इसलिए 0 लिखेंगे। यहाँ पर हिंट दे देंगे कि इन दिस केस एंगल इज़ 90, और जब एंगल 90 होता है ना, कॉस वर्क का फार्मूला होता है ना एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 90 लिखेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सिर्फ हिंट देकर 90। वैसे एग्जैक्ट तो ये था कि हम लिख दें एफ डी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ थी, उसकी जगह हमने एम जी लिखना था, डी की जगह डिस्प्लेसमेंट डी आना था, कॉस 90 0 आना था, तो ये फाइनली 0 बन जाना था। इस तरह ड्राइव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं वर्क फ्रॉम सी टू बी। इसके लिए हम देखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला तो हो गया एम जी, और जो डी है, देखो सी से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम एच है, इसकी जगह एच लिख देंगे। कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा होगा 180 डिग्री। वो कैसे? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उस वक्त भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे ही होती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में 180 एंगल होगा। ये डायग्राम में मैंने ड्रा कर दिया कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ये, और नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इन दोनों के दरमियान एंगल 180 है। कॉस 180 का आंसर -1 होता है, तो इसलिए ये एम जी मल्टीप्लाइड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई -1, तो फाइनल आंसर बन जाएगा -mgh। अब दोनों वर्क्स को ऐड करेंगे तो पहले पाथ का कंप्लीट वर्क आ जाएगा, ए सी बी विल बी इक्वल टू WAC प्लस WCB। ऐड किया तो आंसर -mgh बनेगा। फिर दूसरे पाथ का वर्क कैलकुलेट करते हैं। इस पाथ को भी 2 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। इसके 2 स्टेप बनेंगे WAD एंड WBD। देखिए AD का वर्क अगर लिखते हैं A से D तक, तो इसमें आप देख सकते हो ये हाइट h ही है उतनी, और इसमें ऑब्जेक्ट ने ऊपर जाना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, इसमें भी एंगल 180 होगा। तो इसमें हम लिख देंगे आंसर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई D मल्टीप्लाइड बाई कॉस 180 डिग्री। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जगह दोबारा mg और d की जगह h लिखेंगे, और cos 180 -1, तो ये -mgh ही आ जाएगा, उतना ही जितना पहले आपने देखा इस डायग्राम में c से b तक जितना वर्क होता है उतना ही a से d तक होता है, क्योंकि सेम पाथ है।
फिर डी से बी तक जब देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ जाना है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पर एंगल अगेन 90 हो जाना है। जब एंगल 90 हो जाएगा इसका वर्क ज़ीरो हो जाएगा डी बी का, तो इसको लिखेंगे वर्क फ्रॉम डी टू बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। रीज़न दे देंगे क्योंकि इस केस में एंगल थीटा 90 डिग्री है। दोनों को ऐड कर देंगे, डब्ल्यू डी बी डब्ल्यू ए डी बी, और ये आंसर माइनस एम जी एच ही आ जाएगा। आपने दोनों को ऐड करना है बस। ये जो डब्ल्यू बी डी है और डब्ल्यू ए डी है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आंसर माइनस एम जी एच आ गया। फिर तीसरे पाथ का वर्क देखते हैं। तीसरे पाथ को मैंने दोबारा ड्रा कर लिया ए से बी तक। आपने इसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं। पहले यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स बना लेने हैं इसमें। ये स्टेप हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क ज़ीरो होता है क्योंकि उसमें एंगल 90 है। ये वर्टिकल स्टेप है यहाँ से यहाँ तक। तो इस पहले वर्टिकल स्टेप की हाइट का नाम रखूँगा डेल्टा y1, ये वाली। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये डेल्टा y2 एंड सो ऑन। तो मैंने वर्टिकल स्टेप्स के नाम रखे डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, और यहाँ तक आना है। तो ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट तो उतनी है h, लेकिन इसमें जब डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4, डेल्टा y5, डेल्टा y6 सबको ऐड करोगे, ये डेल्टा y1 है, ये डेल्टा y2 है एंड सो ऑन। सबको ऐड करोगे तो ये हाइट h ही बन जाएगी। तो इसमें आपने लिखना है, पाथ को आपने डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में। पाथ इज़ डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स, और इसमें फिर लिख लेंगे कि तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क डन ज़ीरो है। उसकी वजह ये एंगल 90 है। कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टेप होगा तो उसमें आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, वर्क डन, और इसलिए ज़ीरो एंगल 90। उसके बाद वर्क अलोंग वर्टिकल स्टेप्स, उसमें देखो जो पहला वर्टिकल स्टेप है ना, यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट है डेल्टा y1, तो उसका फार्मूला आ जाएगा माइनस एम जी डेल्टा y1। जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट किया वर्टिकल स्टेप का, माइनस एम जी एच निकला था, उसमें हाइट एच थी, अब हाइट डेल्टा y1 है। दूसरे स्टेप की आ जाएगी माइनस एम जी डेल्टा y2 प्लस सो ऑन। इस तरह आपने ऐड कर देना है सबको। इनमें से माइनस एम जी को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डॉट्स यानी सो ऑन। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने कहा था डेल्टा y1, डेल्टा y2 और सबको ऐड करोगे तो ये h बनेगा, तो आप इसकी जगह h लिख लेंगे। तो ये आंसर भी उतना ही आ गया वर्टिकल स्टेप्स का, माइनस एम जी एच। अब दोनों को ऐड करेंगे, टोटल वर्क अलोंग ए बी पाथ बन जाएगा वर्क इन हॉरिजॉन्टल स्टेप्स प्लस वर्क इन वर्टिकल स्टेप्स, ये भी माइनस एम जी एच ही बनेगा। तो तीनों पाथ में वर्क इतने ही निकला, माइनस एम जी एच इसमें भी, वर्क अलोंग ए डी बी में भी इतना था, ए सी बी में भी इतना ही था। इसका मतलब वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर हम रिज़ल्ट लिखेंगे, क्योंकि वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता इसलिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड का पाथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड को आप डिफाइन करेंगे, फील्ड इन विच वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो। यानी इसकी दो डेफिनेशंस हैं, क्लोज्ड पाथ का वर्क ज़ीरो हो जाए या वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो इसके ना एक बुक में इंफॉर्मेशन लिखी है कि क्या क्लोज पाथ का वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ, वो भी आपने इसमें लिखना है। कोई एक क्लोज पाथ का वर्क आप लिखेंगे। वैसे मैंने जो वर्क कैलकुलेट करने लगा हूँ ना, वो क्लोज पाथ है ए सी बी डी ए,
मसलन मैं उसको अगर दोबारा ड्रा करूं, ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी, तो ए से सी से बी से डी और डी से वापस ए, इस पाथ का मैं वर्क कैलकुलेट करने लगा हूं दोबारा उसी डायग्राम में। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू वर्क अलॉन्ग ए सी बी डी ए विल बी इक्वल टू, इसके भी स्टेप्स बना लेंगे। पहले ए से सी तक वर्क ए सी, फिर सी से बी तक वर्क बी सी, प्लस फिर बी से डी तक बी डी, प्लस वर्क डी ए। ये सारे वर्क्स को मैंने ऐड कर दिए। इन सारी वैल्यूज़ को हमने पहले ही ड्राइव किया हुआ है क्वेश्चन में, वो डायरेक्ट लिखेंगे। ए सी यहाँ से यहाँ तक का वर्क 0 निकला था, और सी से बी तक का वर्क निकला था -mgh। उसके बाद बी से डी या डी से बी, ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेप है, इसका 0 ही निकलना है। प्लस फाइनल है डी से ए तक आएंगे ना, तो वो पॉजिटिव mgh होगा। ये वैसे हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था जब ऊपर से नीचे आए तो पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर जाए तो नेगेटिव है। हमने नीचे से ऊपर वाला कैलकुलेट किया था, वो नेगेटिव mgh था, लेकिन अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये क्लोज पाथ पूरा हो गया, यानी जहाँ से आप शुरू हुए वहाँ पर वापस आ जाएं तो क्लोज पाथ पूरा हो जाता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क कैंसिल हो जाएंगे, तो वर्क अलॉन्ग पाथ ए सी बी डी ए, ये आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह क्लोज पाथ का वर्क भी आप कैलकुलेट कर सकेंगे। इस बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स, मैंने डेफिनेशन भी कर दी है। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से क्लोज पाथ का वर्क 0 हो जाए वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और एग्जांपल्स दिए हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी? फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी भी बुक में एग्जांपल दी हुई है। फ्रिक्शनल फोर्स है, टेंशन की जो फोर्स होती है, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट होती है, एट्सेट्रा। वो टेबल आपने देखना लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।